तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या क्या होता है और उसमें कितना टैक्सेबल होता है, किसके लिए टैक्सेबल होता है, कौन उसमें टैक्स देता है। अब हम देख रहे हैं कि कितना टैक्सेबल होता है। तो जीडीए की बात करिए तो जीटीए दो टैक्स रेट हैं जीटीए के लिए। एक है 5%, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी यूटीजीएसटी अगर विद इन द सेम स्टेट सर्विस दी जा रही है, और 5% आईजीएसटी जहां पर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दे रहे हैं। फिर जीटीए हैज नॉट टेकन द आईटीसी on goods or service used in supplying GTA service. There can be either of the cases whether GTA exercise the option to itself pay GST at set rate or does not exercise the option to itself pay GST at set rate. तो ये कह रहे हैं कि 5% का रेट है जहां पर GTA कह रहा है कि वो आईटीसी नहीं लेगा। ठीक है, तो आईटीसी नहीं लेगा या जो सप्लाई कर रहा है वो, है ना, वो कह रहा है कि खुद ही मैं जीएसटी की पेमेंट कर दूंगा, आरसीएम की बजाय मैं खुद ही पेमेंट कर दूंगा, तो भी 5% ही लगेगा। 12%, तो 12% का मतलब तो हमें पता ही है, 12% किसी भी चीज पे रेट होगा तो आधा सीजीएसटी एसजीएसटी अगर लोकल होगा और पूरा 12% अगर आईजीएसटी होगा। 9% है तो 4.5, 4.5, 5 है तो 2.5, ये सब पे है। तो इसमें हम आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Where GTA exercise the option to itself pay GST at said rate on service supplied. अगर वो खुद कहता है कि मैं 12% के हिसाब से दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दिस केस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी। यहाँ पर आईटीसी ले सकता है। तो या तो वो ये कहे कि मुझे आईटीसी लेना ही नहीं है तो भैया 5% के हिसाब से दे दे, या अगर वो खुद दे रहा है तो वो कहे कि मैं आईटीसी नहीं लूंगा, मतलब आईटीसी का क्लेम आपको नहीं मिलेगा 5% पे। अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो आपको 12% के हिसाब से टैक्स देना, आईटीसी क्लेम कर लो। ठीक है, तो हम देखते हैं इन द फॉलोइंग पैरास वी हैव एक्सप्लेन्ड एज टू who is the person liable to pay tax in each of the two rates. Person liable to pay tax under GTA service where recipient is one of the specified recipient. स्पेसिफाइड मतलब जिसे जीटीए के आरसीएम के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो मान लिया जीटीए नहीं कहता है कि वो टैक्स की पेमेंट कर रहा है, तो आरसीएम होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो हम ये कहते हैं कि आरसीएम के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो जीएसटी रिवर्स चार्ज के हिसाब से लगेगा और जीएसटी का रेट होगा 5%, और रिवर्स चार्ज है तो जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी की पेमेंट करेगा। अब मान लिया रजिस्टर जीटीए कह रहा है कि मैं टैक्स दूंगा जी, तो 12% दे दे। फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं, नॉर्मल वाले को हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। अगर पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इज जीटीए तो 12% के हिसाब से दे सकता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है ना, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, और 5% के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज देगा पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इज जीटीए अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, और वेयर रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, that is unregistered individual and consumer or unregistered casual taxable person, GST will be exempt. तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। जैसे मान लिया आप है, आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास कुछ सामान आया है, आप अपना उस सामान का खुद इस्तेमाल करेंगे, आप उसको आगे बिजनेस की तरह यूज में नहीं ला रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ जीटीए इज द पर्सन हु पेड लाइबल टू पे फ्रेट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि
रेसिपिएंट कौन होगा? जिसे फ्रेट की पेमेंट करनी, वो रेसिपिएंट होगा। अब हम बात करते हैं पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल designed to carry passenger where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient are taxable at the following two rates: 5% provided supplier of service has taken only the limited ITC of input service in the same line of business, or 12% where supplier of service opts to pay GST at set rate. In this case, there is no restriction on availing ITC on goods or service used in supply and renting of motor vehicle service by the supplier of service. तो यहाँ पर 5% के हिसाब से है, लेकिन उसमें ITC के लिए लिमिटेड यूज है कि जो इनपुट सर्विसेज है उन्हीं का ही सेम बिजनेस लाइन में उन्हीं का ITC ले पाएगा, अदरवाइज वो ITC नहीं ले पाएगा। और 12% में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन द फॉलोइंग पैरास वी हैव एक्सप्लेन एज टू हु इज द पर्सन लाइबल टू पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस। तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, तो जीएसटी 5% है, ठीक है ना। तो सप्लायर, मान लिया सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, जीएसटी है 5% और बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ही है तो वो तो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, और जीएसटी सप्लायर को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और पर्सन कौन देगा? जीएसटी रेसिपिएंट। 5% का टैक्स रेट है, ठीक है। तो यहां पर जहां 12% है वहां तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज के हिसाब से 12% नहीं होगा। रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, तो यहां क्या है? सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो नॉर्मल सप्लायर ही फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से दे देगा। तो थोड़ा सा समझा रखा है कि कौन इस पे देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एनी सर्विस इज प्लेस्ड अंडर आरसीएम, द सप्लायर शुड नॉट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम सर्विस रेसिपिएंट एज दिस इज settled procedure under RCM. Thus, the notification specifies that RCM is applicable here only when the supplier does not issue an invoice charging GST. अगर भाई ये कहना चाह रहे हैं, और एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक सी बात है कि जहां 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 ये आरसीएम है वो हमने ये बोल रखा है कि आरसीएम के केस में जो सप्लायर है वो भी चाहे तो टैक्स ले सकता है। तो जब सप्लायर अगर टैक्स चार्ज कर रहा है तो फिर आरसीएम खत्म हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ये नहीं है कि फॉरवर्ड चार्ज भी लग रहा है और रिवर्स चार्ज भी लग रहा है, डबल डबल थोड़ी ना लगेगा। तो पहले क्या चीज होगी? पहले तो फॉरवर्ड चार्ज होगा ना। अगर फॉरवर्ड चार्ज लग गया तो रिवर्स चार्ज की बात खत्म, ये लिखा है। अब ये नहीं है कि फॉरवर्ड चार्ज लगाकर दे रहा है सप्लायर और आप कह रहे हो जी ये तो रिवर्स चार्ज होता है हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। नाउ देयर मे अराइज ए डाउट एज टू वेदर आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर और सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो ये क्लेरिफाई कर रखा है दैट देयर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सर्विस विच इज एज अंडर। पॉइंट नंबर 10 है, सर्कुलर एक आया था 2022 में, उसके हिसाब से ये दोनों सर्विसेज के बारे में बता रखा है कि दोनों अलग हैं। मैं आपको एक बस किराए पे दे रहा हूं तो वो एक अलग चीज है, और मैं पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं वो एक अलग चीज। तो दोनों सर्विस दो अलग अलग टैरिफ की हेडिंग में आती है। सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर कवर्स
renting of motor vehicles for transport of passengers for a period of time where the renter defined how and when the vehicle will be operated, determined schedules, routes and other operational considerations. Passenger transport service covers passenger transport service over predetermined routes on predetermined schedules. तो यहां बता रखा है सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर में क्या क्या आएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, और वो जिसको आप रेंट कर रहे हैं वो पैसेंजर को कैरी करेगा। Accordingly, where the body corporate hire the motor vehicle for transport of employee for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of body corporate, the service would fall under the service of renting of motor vehicle designed to carry passenger, and the body corporate shall be liable to pay GST on the same under RCM. देखो मैंने आपको एक बस दी और मैंने कहा पैसेंजर को कैरी करिए यहां से वहां ये वो, तो यहाँ कायदे से देखा जाए तो दो चीजें हो रही है। एक तो मैंने आपको रेंट पर दिया है ना, दूसरा आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो दो चल। लेकिन यहाँ सीधी सी बात है कि बॉडी कॉर्पोरेट आपको दे रही है, तो बॉडी कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सर्विस टैक्स दे, जीएसटी दे। Thus, reverse charge would apply on act of renting of vehicle by body corporate, and in such a case, it is the body corporate to use in the manner as is like subject to agreement person providing vehicle on rent. देखिए एक मिनट, यहाँ ये है कि एग्जाम्पल देता हूं, मान लिया एक व्हीकल है ना, और ये बॉडी कॉर्पोरेट ने रेंट पर लिया है ना, तो सप्लायर तो ये है गाड़ी का, ये रेसिपिएंट है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ लिखा है जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट हायर करता है मोटर व्हीकल, तो वहां पर क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। However, where the body corporate avail the passenger transport service for specific journey or voyage and does not take vehicle on rent for any particular period of time, मतलब एक महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए नहीं लिया, एक पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक जर्नी के लिए लिया, the service would fall under passenger transport service। तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आ जाएगी। जैसे दो बात हो रही थी, क्या है ये, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या होगा, मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लूंगा, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, और उसमें मैं पैसेंजर अपने हिसाब से कैरी कर। यहाँ क्या है, मेरे से कहा जा रहा है कि भाई मैं मुंबई से लेकर के, एक बारी मुंबई से पता चला वहां पास में एक जगह है, मुंबई से शिरडी जा रहे, एक बारी हो रहा है, तो ये सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो यहां लिखा हुआ है ये बात, एंड द बॉडी कॉर्पोरेट शैल नॉट बी लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, क्योंकि जीएसटी तभी देना है जब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जब हमारा है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जब हम यहाँ पढ़ रहे थे कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर होते हैं आरसीएम में, तो हमने यहाँ पढ़ा था सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्प। तो यहाँ लिखा है कि हमने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, यहाँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। तो एनी पर्सन other than a body corporate who supplies service to a body corporate and doesn't issue invoice will be charged, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि
जो सप्लायर है वो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमने यही लिखा था, देखा था, हेडिंग में सप्लायर है, यहाँ लिखा है सप्लायर और यहाँ लिखा है रेसिपिएंट। तो जो सप्लायर और सर्विस है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और उसने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया, तो जब उसने टैक्स जीएसटी नहीं लगाया तभी तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ लिखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा और कोई है सप्लायर और वो सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, और उसने इनवॉइस डजंट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी, तो उसने जीएसटी का वो भी नहीं दिया है, और बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम के हिसाब से ये टैक्सेबल। तो यहाँ कंडीशंस बहुत सारी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है, फंसा सकती है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, कैरी ऑफ पैसेंजर है, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन, और प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्प। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर। In order to determine the leviability of tax on the remuneration paid to the directors, we first need to ascertain whether the director is an employee of the company or not. क्योंकि हमने पढ़ा था एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप पर जो सप्लाई होती है सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के तरीके से काम कर रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। Following two situations are possible. Service provided by the independent director. अगर सर्विस दे रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है, मेक्स इट एम्प्लॉय क्लियर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोज डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द company to such company in lieu of remuneration as the consideration for the said service are clearly outside the scope of schedule 3rd of the CGST act and are therefore taxable। schedule 3rd में हमने पढ़ा था जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वहां पर जीएसटी में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर था, तो यहाँ पर लिखा है as per paragraph 1 of schedule 3rd, service by employee to the employer in the course of relation employment are not supplies, therefore that is they are not in neither supply of goods or service। the provision of schedule 3rd of CGST Act have been discussed in detail, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो। तो वहां पर लिखा था कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है, तो ये वहां स्केड्यूल 3rd से बाहर आ गया, इसका मतलब जीएसटी लगेगा। As been in table given in illustrating the reverse charge services जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एंट्री नंबर 6, such remuneration paid to director is taxable in the hands of company on reverse charge basis। सर्विस कौन दे रहा है? डायरेक्टर, लेकिन टैक्स जीएसटी कौन डिपॉजिट कराएगा? कंपनी जो रेसिपिएंट है, क्योंकि डायरेक्टर इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल के ऊपर जीएसटी लगाने की बजाय तो बॉडी कॉर्पोरेट पर प्रिफर करेंगे। In case where it is ascertained that director irrespective of the name is an employee, next step would be examine whether all the activity performed by the director are in course of employer-employee relationship or not, that is a contract of service, as there is an element of contract of service। तो अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो हम ये देखेंगे वो जो सर्विसेज दे रहा है वो एज ए एम्प्लॉय दे रहा है या नहीं। सपोज वो एम्प्लॉय तो है लेकिन सर्विसेज अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप से अलग दे रहा है, तो वो टैक्सेबल है। और अगर अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर ही दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। तो ये कैसे पता चलेगा? कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस होता है, जब एम्प्लॉय को रखा जाता है तो उसमें बताया जाएगा वो क्या काम करेगा। तो अगर वो उस काम के अंदर आ रहा है तो फिर वो एग्जम्प्ट है, और काम के अंदर नहीं आ रहा, अलग से कोई काम कर रहा है, तो वो टैक्सेबल है।
The part of director remuneration which are declared as salary in the books of company and subject to TDS, वहां पर सेक्शन 192 में TDS लगता है, are not taxable, being consideration for service by employee to the employer in course of an in relation to employment in terms of schedule 3 para 1. तो जहां पर सेक्शन 192 जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस एम्प्लॉय को जब सैलरी की पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस काटेगा सेक्शन 192 में। तो वहां केवल एम्प्लॉय की सैलरी पे टीडीएस की बात है। तो अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को सैलरी दे रही है और सेक्शन 192 में टीडीएस काट रही है, इट मींस कि वो एम्प्लॉय है, तो फिर वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। For the part of employee director remuneration which is declared separately other than salary in the company's account and subjected to TDS under 194J. सेक्शन 194J कहता है प्रोफेशनल को जब आप पेमेंट करेंगे ना तो टीडीएस काटेंगे 194J में, क्योंकि जब हमें भी पेमेंट मिलता है तो हमारा भी 194J में टीडीएस कटता है। अगर साल भर में 30,000 से ज्यादा की पेमेंट हो रही होती है तो 10% टीडीएस कट जाता है। तो ये 194 में काट रहे हैं, इसका मतलब वो 192 में टीडीएस नहीं काट रहे। तो 194 में प्रोफेशनल्स के लिए होता है, तो अदर देन एम्प्लॉय हो गया। तो इसका मतलब अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे सैलरी दिखा रही है या उसे प्रोफेशनल पेमेंट दिखा रही है, अगर वो सैलरी दिखा रही है तो वो टीडीएस 192 में कटेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो प्रोफेशनल पेमेंट दिखा रही है तो वो कंपनी टीडीएस 194J में काटेगी और जीएसटी लग जाएगा आरसीएम के हिसाब से। ठीक है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए तो वो सर्विसेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा आरसीएम के हिसाब से। ठीक है, अब ये क्विज टाइम है, इसे आप देखिएगा। टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे कि ओला उबर हमने कहा था, फ्लिपकार्ट अमेजन कहा था, तो उस सिचुएशन की बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट, मैनेजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ। समटाइम्स ईसीओ, ईसीओ कह सकते हैं हम इसे, इको तो नहीं कह सकते। ECO itself supply the goods or services or both through its electronic portal। अब आप Amazon से कुछ सामान मंगा रहे हैं, वो दो तरीके से आता है। Amazon के पास बहुत सारे रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। आप भी है ना, अपना काम करिए और आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और Amazon से कहिए कि हम ये सामान बेचना चाहते हैं। कहेगा बेचो, आपका प्रोडक्ट रजिस्टर करा देंगे और आप सामान बेचो। दो कंडीशन है उनकी बस। पहली कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो, जीएसटी नंबर होना चाहिए। और वो क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म चार्जेस लेते हैं, 20-25% अपने चार्जेस लेते हैं और आपका सामान आप कहेंगे हमने पोर्टल पर रजिस्टर कराया। आप इतने ज्यादा लोगों को जानते हैं कि आप खुद ही कहें उनसे कि सामान खरीदो, वो आपके सीधे जाके सामान खरीदेंगे, अलग बात है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि आप कोई भी सर्च करते हैं ना चीज, तो कुछ चीजें ऊपर आती है और कुछ चीजें तो आती नहीं। पता, लाखों लोग हैं वहां पे, तो आएंगी तो 5, 10, 20, 50 आइटम आएंगी ना, 100 आइटम बाकी चीजें। तो कहते हैं जी आपको अगर अपना सामान बिकवाना है ना तो आप हमें पैसे दो, हम आपकी चीज ऊपर दिखाएंगे। अब क्या होता है जब Amazon को लगता है कि ये सामान तो बहुत बिक रहा है, अब क्या होता है, वो सामान Amazon सीधा कंपनी से खरीद के या खुद बनवाकर अपने गोडाउन में रखवा लेता है। सपोज उसे ये पता चल रहा है कि दिवाली आ रही है और लोग कैंडल्स बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, तो उसने अपनी कैंडल्स बनवा ली या खरीद ली और अपने गोडाउन में रख दी। उनके जो गोडाउन होते हैं यहाँ से माल जाता है। अब क्या है कि जब आप ऑर्डर करते हैं सबसे पहले वो अपना दिखाता है,
अब जनरली क्या होता है, इंसान चीज देखता है, रेट देखता है, वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता कि इसके लिए सप्लायर अलग से कोई बाहर का है या अमेजोन खुद है। लेकिन वहां पर लिखा होता है कि अमेजोन खुद ही दे रहा है, डिलीवरी कर रहा है, अमेजोन प्रोडक्ट है, अमेजोन चॉइस है, इस तरीके की चीजें लिखी होती है। तो मान लिया अमेजोन ने खुद ही आपको दिया, एक तो वो चीज है, और एक ही है कि आप मतलब आप खरीद रहे हो, लेकिन वो अमेजोन ने नहीं बेचा है आपको, एक थर्ड पार्टी अमेजोन से रजिस्टर्ड है। अमेजोन ने क्या करा, आपसे ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर जैसे ही लिया तो उससे कह दिया कि भैया ऑर्डर आया है। अब वो हो सकता है सीधा आपको आपके एड्रेस पे सामान भेज दे, वो बहुत सारी बात है। हो सकता है वो सप्लायर क्या टाई अप है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये है अमेजोन और ये है कस्टमर और ये है सप्लायर, इनके बीच का लिंक है अमेजोन, और अमेजोन का एक गोडाउन है। अब क्या होता है, जब आपने कोई चीज परचेज करी अमेजोन से, तो अमेजोन इस सप्लायर को बताएगा, ये सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को भी भेज सकता है, या अब क्या है, सप्लायर पे टाइम नहीं है इतना, वो अपना और काम धंधा करता है। उसने क्या कहा अमेजोन से, ऐसा है भैया, ऑर्डर लिए जाओ और लो, ऑर्डर ऑन एन एवरेज 10 पीस रोज आ रहा है, ले भैया मैंने तेरे गोडाउन में 1000 पीस रखवा दिए, यहाँ से पैक कर और भेजे जा इसे, मेरे का दिमाग खराब मत कर मेरा, अपना आप करता रहे। उससे क्या है, वो अमेजोन कहेगा मैं चार्जेस लूंगा, क्या भैया ले चार्ज, क्योंकि ये सप्लायर खुद भेजेगा, तो इस सप्लायर को भी तो चार्जेस लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब सप्लायर ने भेजा, इसके पता चला ट्रांसपोर्टेशन कुरियर चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, और जब ये भेज रहा है तो कस्टमर कह रहा है कि सामान कुछ और निकला है। अब जब सामान कुछ और निकला है तो कस्टमर शिकायत किससे करेगा, अमेजोन से। अमेजोन कहेगा सप्लायर से तूने सामान कोई और भेजा, वो कहेगा नहीं, क्या भैया मैं कस्टमर, मेरा ऐसा कहा, तू कौन है। अमेजोन सप्लायर से कहेगा तू कौन है भैया, मैं तो नहीं मानता तेरी बात, मेरा कस्टमर है, मेरे से 5 साल से सामान खरीद रहा है, उसने आज तक नहीं कहा सामान नहीं निकला, तेरे सामान में कह रहा खराब सामान है या सामान नहीं निकला, बदल के दे उसे या पैसे वापस। और पैसे तो इसे मिले ही नहीं सप्लायर को, अभी पैसे तो इसे मिलेंगे 10 20 50 दिन बाद, तो अमेजोन इसे पैसे ही नहीं देने का उस चीज के, और हो सकता है सप्लायर ने सामान दिया हो, तो हो गया नुकसान सप्लायर का। सप्लायर ने कहा भैया तेरे पास सामान भेज दिया, तू भेजता रहे उसे। अब जब अमेजोन खुद पैक करके दे रहा है, तो अमेजोन इससे कैसे कहेगा सप्लायर से कि भैया सामान ही नहीं निकला, लो ये कहेगा सामान नहीं निकला, अबे सामान तो तू भेज रहा भैया। एक और होता है, सप्लायर ये कहता है भैया मैं पैक कर रहा हूँ, अमेजोन का बंदा आएगा सामान उठाकर इसके बाद सप्लाई कर देगा, ऐसे बहुत हाइब्रिड बहुत सारे ऑप्शन है। अब जब अमेजोन को पता चलता है ये सप्लायर सामान दे रहा है, इसका सामान यहाँ रखा है, एक और सप्लायर है उसका सामान, और ये सामान खूब बिक रहा है, तो अमेजोन कहता है तुम्हारी ऐसे तैसे, ये 1 लाख यूनिट खरीद के रख लेता है, सीधा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से अपनी बनवा लेता है या उससे सीधा खरीद लेता है। अब क्या होता है कि ये सप्लायर जो थे, ये सामान 120 रुपए का दे रहे थे, और जो है अमेजोन 110 रुपए का देने लग गया, और इसका सारा गोडाउन है, अपने चार्जेस अपने आप से क्या लेगा, और जो मतलब इसका सारा एक चेन है, तो ये इसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी सस्ता होने की वजह से। तो ऐसा करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो खुद ही बेचता है। तो इनका तो काम ही यही है, कंपनीज का, बड़ी बड़ी कंपनी का, कि पहले है ना, जैसे ये अंग्रेजों ने राज करा था हमारे ऊपर, कैसे राज करा था, वो आ गए थे हमारे पास पहले काम धंधा करने, फिर उन्होंने देश ही हथिया लिया। तो होता क्या है, ये अभी तो पैर जमा रहे हैं, काफी जमा चुके, तो जब इन्हें जिस चीज में फायदा होता है वो देखेंगे, इन्हें इस बात की परवाह थोड़ी ना है कि आदमी बेरोजगार होगा, काम धंधा खत्म होगा, इन्हें क्या लेना देना, ये तो अपना बिजनेस देखेंगे। तो यहाँ लिखा है sometimes ECO itself supply the goods or service or both. However, many a time the product service displays on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer. आपको लगे कि ये Amazon से हमने खरीदा है तो Amazon सप्लायर नहीं है,
सप्लायर मतलब सप्लायर आपको देकर कौन जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन है ना। दुकान किसकी है वो नाम लिखा होता है उसमें, अगर आप चेक करोगे ना तो नीचे लिखा होता है, उनकी रेटिंग होती है, कितनी रेटिंग है, किस कौन है। When a consumer places an order for a particular product or service इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर, तो एक्चुअल सप्लायर सप्लाई करता है सेलेक्टेड प्रोडक्ट सर्विस टू द कंज्यूमर। Price consideration for the product is collected by ECO from the consumer and passed on to the actual supplier after deduction of commission. तो कमीशन लेगा अमेजोन और जिसने सप्लाई करा उसे पैसे सामान पैसा दे देगा। The government may on the recommendation of the GST council notify a specific category of service the tax on supply of which shall be paid by ECO। क्योंकि हजारों लाखों सप्लायर उससे जुड़े हुए हैं अमेजोन से, तो हम कहें अमेजोन से भैया तू ही दे दे टैक्स, हमें काम खत्म करना। एक आदमी से हम टैक्स लेते रहेंगे, अब वो कहाँ कहाँ उन्हें पकड़ेंगे, वो टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, किसे किसे पकड़ेंगे, भैया तू ही दे दे। If such services are supplied through it, such service shall be notified on the recommendation of GST council। तो नोटिफिकेशन आया 2017 में और इन्होंने कहा as amended has notified the following category of service supplied through ECO for this purpose: services by way of transportation of passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus or any other motor vehicle। ओला उबर, आप उबर के थ्रू ओला के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं टैक्सी की, तो वहां पर ओला उबर को जीएसटी देना। सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, अलग अलग प्लेसेस हैं, आपने मेक माई ट्रिप से बुकिंग करी तो मेक माई ट्रिप को जीएसटी दे, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ECO इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22 ऑफ द CGS। तो ये कह रहा है कि अगर होटल्स, अब होटल तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, अगर होटल्स वगैरह ऐसे हैं कि उन्हें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा और ज्यादातर कराए रखा होता है, तो अगर वो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मेक माई ट्रिप, वो IBIBO वगैरह, booking.com, ये सब लोग। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेटिंग, क्या अर्बन अर्बन कंपनी के नाम से आता है, वो आपके घर पे प्लम्बर वगैरह भेज देते हैं। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ECO इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पता चला अर्बन कंपनी के थ्रू आपने प्लम्बर बुक कराया, अर्बन कंपनी ने आगे किसी और के थ्रू प्लम्बर भिजवाया, तो 3 लोग इन्वॉल्व हुए, प्लम्बर जिस जगह काम करता है और जिस जगह काम करता है वो अर्बन कंपनी पर है। तो कुल मिलाकर जो आपको भेज रहा है ECO, वो तब लाइबल होगा जो जिसको भेज रहा है या जिसके थ्रू भेज रहा है उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो ये ECO दे दे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा तो वही दे देंगे जी। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाई बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड ऑन स्पेसिफाइड स्विगी जोमेटो। अब स्विगी जोमेटो में वो आ रहे हैं, ठीक है, तो वही जीएसटी की पेमेंट कर। अब मान लिया रेस्टोरेंट खुद अपनी सप्लाई कर रहा है, उनके लिए बात नहीं हो रही ना, तो सप्लाई और रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सप्लाई बाय द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट खुद भी सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ स्विगी जोमेटो की। अभी रेडियो टैक्सी क्या होता है ये बता रखा है, पता ही है आप लोगों को। तो मैक्सी कैब है कि जहां पर 6 से ज्यादा लेकिन 12 तक के लोग होते हैं उसे मैक्सी कैब बोल देते हैं। मोटर कैब होता है कि 6 तक हो, तो ये सारी बातें बता रखी है ना। और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब है होटल एकोमोडेशन वगैरह,
having declared tariff for any unit accommodation above 7500 per unit per day। तो यहाँ लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स इन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रखी है। Tax on above services supplied through ECO will be paid by the ECO. All the provisions will apply to ECO as if he is a supplier. The ECO may on service notified, including in restaurant services provided, pay GST by furnishing the details in GSTR, reporting them as a outward taxable supplies. तो वो हम अभी GST और ये सब अलग चैप्टर है रिटर्न का, उसके लिए पढ़ेंगे। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इश्यूज हैज बीन क्लेरिफाइड। कुछ टेंशन कोई दिक्कतें थी उनके बारे में बात है। ECOs note to collect TCS in respect of restaurant services so notified. ECO will no longer be required to collect TCS tax collected at so and file restaurant, मतलब वो TCS नहीं करेंगे। Not required to separate registration for paying tax on restaurant service supplied through them. उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पे टैक्स ऑन एनी रेस्टोरेंट सप्लाई थ्रू देम, ECO will be liable to pay GST on any restaurant supplied through them including service supplied by an unregistered person। तो मान लिया कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब स्विगी जोमेटो तो क्या करते हैं, तो नए नए लोगों भी उन पे आते हैं और कर देते हैं। तो वो अनरजिस्ट्रेशन पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो भी उन्हें GST देना पड़ेगा। लेकिन ये बात अलग है, ये स्विगी जोमेटो वाले रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं, क्या भैया आपको रजिस्ट्रेशन करो। फिर भी अगर अनरजिस्टर्ड के थ्रू भेज रहे हैं तो भी इन्हें देना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि जो सप्लायर है रेस्टोरेंट वो अनरजिस्टर्ड है, तो है आपको GST देना है। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO। बहुत सारी जगह क्या हो रहता है, एग्रीगेट टर्नओवर की जरूरत होती है। जैसे हमें रजिस्ट्रेशन कराना है या बहुत सारी हमने एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एग्जाम सप्लाई ये वो सब देख रहे थे। तो ये क्या रखा है कि अगर सप्लायर सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO। तो अगर मान लिया मैं हूं, मेरा रेस्टोरेंट है और मैं स्विगी जोमेटो के थ्रू अपना माल भिजवा रहा हूं, तो वो मेरी टर्नओवर में इंक्लूड हो, ठीक है। It is clarified the aggregate turnover person supplying restaurant service through ECO will be computed in accordance with the definition of aggregate turnover and shall include the supplied by the restaurant through ECO। मैं ये नहीं कह सकता ये तो स्विगी की सेल है, भैया मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मेरी सप्लाई जो भी है, लेकिन सप्लाई मैं कर रहा हूँ ना, मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ, तो सप्लाई तो मेरी है ना, वो तो मेरी टर्नओवर में आनी चाहिए ना कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, इस बात की डिसीजन के लिए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर क्लेरिफाई कर दी है। रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ECO नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनवर्ड सप्लाई फॉर ECO लाइबल टू RCM। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज जो ECO दे रहा है वो उसकी इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो तो सप्लायर है, बीच में मीडिएटर, तो ECO उसमें रेसिपिएंट नहीं है ना। तो वो इनपुट सर्विसेज नहीं है, वो कहीं कहने लगे कि भैया ITC लेगा तो वो वाली बातचीत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट ITC ऑन इनपुट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ECO। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो ITC होता है ना, इनपुट पर जो हम लेते हैं वो रिवर्सल, जैसे इकोस प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज, प्लेटफॉर्म देते हैं वो अपना, है ना, और वो इंटरमीडिएट है बीच में क्या कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं, for which it would require acquire input service on which ECO ITC क्लेम कर सकता है। उसके पास बहुत सारी चीजें होती है,
द ईसीओ चार्जेस कमीशन, और कमीशन लेता है वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए। द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड बाय ईसीओ फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी सर्विसेज ऑन इट्स ओन अकाउंट, है ना। द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर ईसीओ इज मेड लाइबल टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ईसीओ वुड बी लाइबल टू आईटीसी एज बिफोर। Accordingly, it is clarified that ECO shall not be required to reverse ITC on account of restaurant service on which it pays GST in terms of Section 9, subsection 5. It may also be noted that on restaurant service, ECO shall pay the entire GST liability in cash. तो ये कह रखा है कि अच्छा, कई बार क्या होता है, ये खुद भी अपना सामान, जैसे हमने अमेजोन से कहा था, वो खुद तो कई बार स्विगी जोमेटो अपने भी सामान बनाकर देना शुरू कर। तो ये कह रखा है कि जो रेस्टोरेंट का आप जीएसटी दे रहे हो, वो भैया आपका आईटीसी के लिए नहीं चलेगा, वो तो रेस्टोरेंट का जीएसटी अलग चल रहा है, आपका अलग चल रहा है। तो आपकी जो सर्विसेज है वो, और जो उनसे कमीशन, वो सब अलग है। लेकिन ये नहीं कि जो रेस्टोरेंट माल दे रहे हैं उसका जीएसटी आप जमा करा रहे हो तो आप कहने लगो कि मैं आईटीसी उससे क्लेम करूंगा, वो रेस्टोरेंट का है। ये बात क्लेरिफाई कर रखी, आपके लेवल के लिए बहुत ज्यादा बातें बता रखी है ना। GST to be paid by supplier or service not notified under 9(5) but supply through ECO। तो अगर आपके पास ECO के थ्रू करते हैं तो सप्लायर को GST देना पड़ेगा अगर ECO के उसमें नहीं आता ना। और ECO is to raise invoice in respect of restaurant service supplied through ECO। वो खुद अपना इनवॉइस बनाएगा, स्विगी जोमेटो खुद इनवॉइस होता है ना, उन्हीं के थ्रू इनवॉइस आता है। Billing in case of restaurant service and goods other than restaurant service being sold by restaurant to under the same order। अब वो है कि अगर एक ऑर्डर हुआ वहां पर भी है, वो बहुत सारी बात है। ये केवल सप्लाई, कई बार क्या होता है, रेस्टोरेंट सर्विस के पास आपने रेस्टोरेंट को ऑर्डर करा, रेस्टोरेंट ने क्या करा कि सामान इनके थ्रू भिजवा दिया, वो भी तो होता है। अब ये ईसीओ के थ्रू बुकिंग ही नहीं हुई, वो बुकिंग तो डायरेक्टली हुई लेकिन भिजवा उन्होंने इसके थ्रू दिया। तो ये तो फाइनल लेवल की बातें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस अराइज, इधर अंदर वो घुसने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस बीइंग सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू ए कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर। देयर कैन बी सिचुएशन वेयर रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आर सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू ए कस्टमर। कई बार ये भी हो जाता है कि कस्टमर ने उन्हें कहा भैया पड़ोस से कोई और सामान भी लेकर भेज दे, मुझे जानकार है। तो बहुत सारी बातें। तो ये है कि क्वेश्चन अराइज होता है कि उस पर क्या होगा, इनवॉइस कैसे होगा रेज। तो कंसीडरिंग द लायबिलिटी टू बी जीएसटी ऑन सप्लाई अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ एंड अदर कंप्लायंस अंडर सीजीएसटी एक्ट इंक्लूडिंग इशुएंस ऑफ इनवॉइस टू कस्टमर कंटिन्यू लाइव विद रेस्पेक्टिव सप्लायर एंड ईसीओ बीइंग लायबल ओनली टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सच सप्लाई। It is advisable that ECO raises separate bill on restaurant service in such cases where ECO provide other service to customer under the same order। एक ही ऑर्डर के अंदर दो तीन चीजें हैं, रेस्टोरेंट सर्विस भी है, कुछ और भी है, तो वो क्या रखा है कि आप अलग अलग करो, उस पर टीसीएस होगा, उस पर जीएसटी होगा, तो अलग अलग बात है। अब तो आप ये भी कह सकते हैं कि भैया मेरा सामान यहाँ से वहां पहुंचा दे, वहां से मेरा सामान उठा कर ले आ। एक बार क्या हुआ, हम कुछ फ्रेंड्स इंदिरापुरम गए एक रेस्टोरेंट में, लंच करने के लिए गए, दिन में संडे का दिन था। और वहां पर मेरे फ्रेंड ने कहा वो मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कह रहा कार की चाबी मेरी जेब में ही आ गई है, दूसरी चाबी पता नहीं है उन्हें, वाइफ को मिलेगी नहीं, और वाइफ ने कहीं अर्जेंट जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस। कहा रुक जा भाई, मैंने ये जो मोटरसाइकिल की भी तो सर्विस आती है, रैपिडो, मैंने रैपिडो वाले को बुला, रैपिडो वाले को फोन, मतलब बात हुई, बुकिंग के लिए करा कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है, अपने घर, इंदिरापुरम से घर जाने का। मैंने कहा बुकिंग करा, बुकिंग कराया, उसका फोन है, मैंने कहा आ जा भाई।
वो आया, कह हाँ जी चलो, मैंने कहा ये चाबी है ना, घर पहुंचा दे। तो उसने ऊपर से, और उसे टोटल 200 थे, उन्होंने कहा 500 रुपए ले भैया, लेकिन ये घर की चाबी पहुंचा दे, फोन वोन मिला दियो। बल्कि उसमें इसीलिए पैसे दिए क्योंकि उसकी गाड़ी के, असल में गाड़ी के अंदर बेसिकली क्या था, उसकी वाइफ तो किसी और के साथ भी जा सकती थी। एक बर्थडे था बच्चे, उसके बच्चे के फ्रेंड का, और उसने गौर मॉल में जाना था, अलग मॉल में, घर से गिफ्ट उठाना था, गाड़ी के अंदर गिफ्ट था। तो उससे कहा तू घर जा, बेल बजी हुई, मेरी मम्मी आएंगी, गाड़ी खुलवाइयो, वो गिफ्ट उठाइयो, और गिफ्ट को जो है वहां मॉल में देकर आई। क्या भैया 150-200 की बजाय ये ले 500, ये सारा काम कर दे। तो उन्होंने 500 रुपए लिए सारा काम कर दिया, नहीं तो वो उसे जाना पड़ता वहां। तो ये रेस्टोरेंट सर्विस, जो पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ईसीओ शेल अकाउंट फॉर सच सर्विसेज इन हिज एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमारे पास जो है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है, एक है ना जीएसटी हमारे पास जो स्टडी के लिए है, वो बेसिक है एकदम। हमें फाइनल लेवल वाली नॉलेज की अभी जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ लिखा पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, किसे देना पड़ेगा? इफ द ईसीओ इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ईसीओ को देना है। अगर ईसीओ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बाहर की कंट्री है, वो आ गई इंडिया में, ऊपर भी तो अमेरिका की है, ओला भी बाहर की है, ये सब बाहर की कंपनी है। तो पहले आई तो वो हो सकता है उसका उस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसके थ्रू होगा। इफ ईसीओ हैज नीदर द फिजिकल प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। तो उन्हें एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा कि भैया कौन इंडिया के अंदर टैक्स जमा करे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास